आज का वीडियो नंबर बहुत ही शानदार है। वीडियो नंबर यहाँ पे 54 नंबर का ये वीडियो है। आप लोग देखेंगे, समझेंगे। 60 से ज़्यादा क्वेश्चन लाए हैं और ये जो भी क्वेश्चन हैं सब एम्स के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है ना। यानी नर्सिंग ऑफिसर में पूछे गए एम्स के द्वारा ये क्वेश्चन है। तो आपको पता है एम्स अपने आप में जो है एक कैसा संस्थान है, कहने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके द्वारा पूछा गया प्रश्न है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छे प्रश्न होगा। और टोटल के टोटल प्रश्न एक ही साल का मैं लिया हूँ, 2020 में पूछा गया था, ठीक है। चलिए, कहता है पहला प्रश्न है, मास्क लाइक फेस इज ए टाइपिकल फीचर। कहता है कि मास्क लाइक फीचर फेस यानी मास्क की तरह फेस जो है किसका जो है यह लक्षण है। टिटनस का, हाइपोथायराइज्म का, पार्किंसन डिजीज का, डाउन सिंड्रोम का। तो किसका है? तो मास्क लाइक फेस पूछेगा, किसका फीचर है? तो ये पार्किंसन डिजीज, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे है दूसरा क्वेश्चन है, कहता है डेट्रसर इज ए मसल्स ऑफ, ठीक है ना। डेट्रसर 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 इज ए मसल्स ऑफ, यानी डेट्रसर मसल्स किसका है? ठीक है, स्क्रोटम का, यूरिनरी ब्लेडर का, वैस डिफरेंस का और यूरोजिनेटल डायफ्राम का। किसका है? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी होगा, यूरिनरी ब्लेडर, डेट्रसर मसल्स, यूरिनरी ब्लेडर याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिटेनी कैन बी प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट डिस्बैलेंस। कहता है टिटेनी जो होता है वह किस इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन के कारण जो है होता है। मतलब कौन सा जो है टिटेनी जो होता है, जब होता है टिटेनी तो कौन सा जो है इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस जो है होता है, ठीक है ना। तो हाइपोकैल्सीमिया, हाइपर मैग्नेसीमिया, हाइपर कैल्सीमिया एंड हाइपोनेट्रेमिया कौन सा होगा? तो देखिए हाइपोकैल्सीमिया, समझ गए। टिटेनी जो होता है, हाइपोकैल्सीमिया जो है डिस्टरबेंस होता है टिटेनी में, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, एकदम अच्छे क्वेश्चन है। पेरोटाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ। पेरोटाइटिस जो होता है, पेरोटाइटिस यह किनका इन्फ्लामेशन है, ठीक है। तो एस्टोमेक का, पैरोटिड ग्लैंड का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का। तो पैरोटाइटिस जो होता है, आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, जिसके लास्ट में आइटिस लगा हो यह पैरोटिड ग्लैंड को होता है, और जिसके आइटिस लगा हो लास्ट में वह इन्फ्लामेशन को ही बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट टर्मेड मेजर अबाउट। कहता है माय डियर, अच्छा क्वेश्चन है कि एमनियोटिक फ्लूइड का एक कंप्लीट जब प्रेगनेंसी का पूरा समय पूरा हो जाता है, एक एट टर्म यानी समय पर एमनियोटिक फ्लूइड का कितना मात्रा जो है मापा जाता है। जब समय लेबर का पूरा कंप्लीट समय हो जाता है, एट टर्म यानी समय पर कितना मात्रा एमनियोटिक फ्लूइड का होता है, ठीक है। लगभग में पूछ रहा है, ठीक है ना। 300 से 400 ml, 400 से 500 ml, 500 से 600 ml, 600 से 800 ml। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, 600 से 800 ml जो है प्रेगनेंसी के एट टर्म पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रेग्नेंट स्टेट बोथ प्रेजेंट एंड पास्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ जेस्टेशनल इज डिनोटेड एज। कहता है एक प्रेग्नेंट महिला है, पहले और बाद, वर्तमान में और पहले, ठीक है ना, वर्तमान में और पहले, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ जेस्टेशनल इज डिनोटेड। मतलब एक प्रेग्नेंट, ठीक है, पहले और अभी यानी वर्तमान में और पहले, पीरियड ऑफ जेस्टेशनल यानी जो समय होता है जेस्टेशनल का, उसे हम किससे डिनोट करते हैं? ग्रेविडा पर, पैरेटी पर, प्राइमरी परा पर, मल्टी परा पर, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग को पता होना चाहिए, हम डिनोट करते हैं पीरियड जेस्टेशनल का, चाहे वो वर्तमान का हो चाहे भूत का हो, वो ग्रेविडा, ठीक है, ग्रेविडा से करते हैं, समझ गए। आगे क्वेश्चन है, 7वां नंबर है, कहता है क्रायो रेसिपिट इज रिच इन फैक्टर। कहता है क्रायो प्रीसिपिट जो होता है यह किन फैक्टर के रिच को में होता है, ठीक है ना। क्रायो प्रीसिपिटेट जो होता है इज रिच इन फैक्टर यानी किस फैक्टर में ज़्यादा होता है? क्रायो प्रीसिपिटेट, ठीक है ना। फैक्टर 2, फैक्टर 5, फैक्टर 7, फैक्टर 8, ठीक है। तो किस में होगा? फैक्टर 8 में, ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए, क्रायो प्रीसिपिटेट किस फैक्टर में ज़्यादा होगा? तो फैक्टर नंबर 8, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थेसिया। कहता है स्पाइनल एनेस्थेसिया का सबसे सामान्य जो है जटिलता कौन सा होगा। एनोरेक्सिया होगा, हाइपोटेंशन होगा, हाइपरटेंशन होगा, मेंटल कन्फ्यूजन होगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा। राइट आंसर हाइपोटेंशन होगा। ठीक है, स्पाइनल एनेस्थेसिया का सबसे सामान्य कारण जो होता है हाइपोटेंशन, यानी निम्न निम्न जो तनाव होता है वो हो जाएगा। ठीक है, हाइपर होगा तो ज़्यादा तनाव हो जाएगा। समझ रहे हैं। 9वां क्वेश्चन है माय डियर, माइक्रोसाइटिक माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया इज नॉट सीन एन। कहता है माइक्रोसाइटिक जो हाइपोक्रोनिक जो एनीमिया होता है यह किस में नहीं देखा जाता है। आयरन डिफिशियंसी में, ठीक है, लीड डिफिशियंसी में, जो है बीटा थैलेसीमिया ट्रेट एंड जिंक डिफिशियंसी। ठीक है ना। तो मायोक्राइटिक हाइपोक्रोनोमिया एनीमिया किसमें जो है आपको नहीं देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, जिंक डिफिशियंसी जिंक डिफिशियंसी जिंक डिफिशियंसी। ठीक है, याद रखना है। आगे मैं बढ़ता हूँ। 10 नंबर है द हार्मोन दैट प्रोड्यूस ब्रेस्ट मिल्क। कौन सा वह हार्मोन है जो ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यानी बनाता है। समझ गए। एड्रेनिल, वैसोप्रिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन। ठीक है, तो बनाने की बात करेगा, प्रोड्यूस की बात करेगा तो प्रोलैक्टिन हो जाएगा। समझ गए। वैसोप्रिन का दूसरा नाम बताइए, वैसोप्रिन का दूसरा नाम आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ। एकदम अच्छे क्वेश्चन है। कहता है यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, मैं बता देता हूँ माय डियर, यहाँ पे आप लोग को क्लियर कर देता हूँ। 11 नंबर का क्वेश्चन है। कहता है सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमिनाइड बाय द पैटर्न ऑफ सेक्स हार्मोन सप्लाइड बाय। कहता है सेक्स ऑफ द चाइल्ड यानी बच्चा का जो लिंग निर्धारण होता है वह किस सेक्स हार्मोन के सप्लाई से होता है। समझ गए। यानी जो बच्चे में जो लिंग का निर्धारण होता है वह कौन सा सेक्स हार्मोन जो है सप्लाई होता है, किसके द्वारा, जिससे निर्धारण होता है। ठीक है, ओसाइट, स्पर्मेटोजू, बॉडी ऑफ यूट्रस, पीएच फैक्टर ऑफ सर्विक्स। ठीक है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा। स्पर्मेटोजू। ठीक है, स्पर्मेटोजू जो होगा यह सेक्स निर्धारण करता है बच्चे में, हार्मोन जो ये आपके सप्लाई होता है। ठीक है। 12 है विनिंग इज स्टार्टेड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विनिंग को हम लोग को कब स्टार्ट करना चाहिए। समझ रहे हैं ना। तो विनिंग को बिफोर 3 मंथ, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 मंथ, आफ्टर एट 9 मंथ, एट 6 मंथ। तो आपको पता होना चाहिए विनिंग स्टार्ट करते हैं 6 महीने पर। ठीक है। आगे क्वेश्चन यहाँ पे 13 है ऑस्टियोमेलाइटिस इज। ऑस्टियोमेलाइटिस है क्या है। तो ऑस्टियोमेलाइटिस क्या है। इनराइलमेंट ऑफ बोन, इन्फेक्शन ऑफ द बोन, फ्रैक्चर ऑफ द बोन, ट्यूमर ऑफ द बेन। ऑस्टियोमेलाइटिस हम बार बार बताते हैं, यह आइटिस जहाँ भी आ जाए यह इन्फ्लामेशन को बताता है। और इन्फ्लामेशन जो है संक्रमण से भी हो सकता है और चोट से भी हो सकता है। समझ लीजिए। तो बेसिकली ऑस्टियोमेलाइटिस में बोन में जो होता है मवाद पस बन जाता है। ठीक है, और वहाँ पे इन्फेक्शन इसका जो है हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, इन्फेक्शन ऑफ द हड्डी बोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है 14 नंबर है इनहेलेशन ऑफ कॉटन फाइबर ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिजल्ट। कहता है कॉटन फाइबर जो होता है, जो हम लोग कॉटन का जो धूल होता है उसको लंबे समय तक अगर श्वसन के माध्यम से अगर लेते हैं तो परिणाम क्या होगा। बेगासिस होगा, बाइसाइनोसिस होगा, एंथ्राकोसिस होगा, सिलिकोसिस होगा। सीधा कहने का मतलब है कि कॉटन के धूल को अगर लंबे समय तक श्वास के जरिए अगर लिया जाए तो परिणाम में क्या दिखेगा। तो आप लोग को पता है कॉटन के धूल से जो रोग होता है व्यावसायिक रोग होता है और उसे बायसाइनोसिस बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे है 15 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कीमोथेरेपिक ड्रग इंक्लूड। कीमोथेरेपी में कौन सा ड्रग इंक्लूड होता है। ठीक है, एस फ्लूरोरेसिल, फ्लूरो देख लीजिए, फ्लॉक्सुरिडिन, मेथोट्रेक्सेट, ऑल ऑफ द एबोव। तो राइट आंसर कीमोथेरेपी उपचार में जो ड्रग शामिल होता है ये चारों ड्रग शामिल होता है, सॉरी ये तीनों ड्रग शामिल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एस फ्लूरोसिल, फ्लोरोक्सिन, मेथोट्रेक्सेट, ये तीनों ड्रग्स शामिल होता है कीमोथेरेपी में। ओके,
कीमोथेरेपी कैंसर के लिए है, आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। ओके, 60 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड द वेलकम साइन इन लेबर। मतलब वेलकम साइन इन लेबर यानी प्रसव में वेलकम साइन किसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो वेलकम साइन प्रसव में किसे कहा जाता है, फल्स पेन को, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स को, लाइटनिंग को और हेमरटोमा को। तो किसे कहते हैं, हम लोग बोलते हैं लाइटनिंग को। लाइटनिंग होता क्या है, लाइटनिंग होता है कि बच्चा जो है नीचे यूट्रस के निचले सतह में आने लगता है, ठीक है। निचले एरिया में यूट्रस को बच्चा आने लगता है सर्विक्स के तरफ, तो ये लाइटनिंग होता है और ये वेलकम साइन होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको, हाँ ठीक है, वेलकम साइन इसका राइट आंसर होगा। आगे है यहाँ पे मैं बता दूँ, एस्टेरॉयड बॉडीज आर फाउंड इन, यानी एस्टेरॉयड बॉडी जो है पाया जाता है किस में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये एस्टेरॉयड बॉडीज आर फाउंड इन ट्यूबरकुलोसिस, सर्कोइडोसिस, एस्बेस्टोसिस, ऑल ऑफ द एबोव। तो जो राइट आंसर होगा वो अपना होगा कौन सा, वो होगा बी, सर्कोइडोसिस में जो है एस्टेरॉयड बॉडी जो है पाया जाता है सर्कोइडोसिस में, ठीक है। आगे है 18, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए स्पेसिफिक ड्रग बिफोर द ओकुरेंस ऑफ द डिजीज फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन इज नोन एज। कहता है कि किसी बीमारी के होने से पहले ही जो है हम लोग कोई विशिष्ट दवाई को जो है एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो वह प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। हम लोग उसे किस रूप में जानते हैं, जो बीमारी होने से पहले हम लोग लगाते हैं बीमारी से बचने के लिए, और बीमारी से पहले किए गए काम को ही हम लोग प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं, जो बीमारी बचने के लिए होता है। और बीमारी होने से पहले ही हम अगर उसका उपाय करते हैं तो प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। तो उससे हम लोग जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे उसको किस नाम से जानते हैं, कीमो प्रोफाइलैक्सिस, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक एंड इंस्टिलेशन। तो राइट आंसर कौन सा होगा, वो होगा अपना 18 का ए, केमो प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है, केमो प्रोफाइलैक्सिस, ऑप्शन ए याद रखिएगा। 90 नंबर का क्वेश्चन है माय डियर, यहाँ पे कहता है द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन परफॉर्मेंस अप्रेजल इज। कहता है कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन परफॉर्मेंस अप्रेजल, समझ लीजिए, यानी एक बड़ी समस्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल में, कौन है, हेलो इफेक्ट, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ एवरेज रेटिंग टू ऑल एम्प्लॉयज, ठीक है, एरर इन रेटिंग एंड स्प्लिट ओवर इफेक्ट। तो राइट आंसर जो होगा वो हेलो इफेक्ट होगा। यह बिगेस्ट प्रॉब्लम है परफॉर्मेंस अप्रेजल में, ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल में, ठीक है ना। आगे है 20 नंबर है, यहाँ पे कहता है हैबिट आर, हैबिट है यानी आदत है, एक्वायर्ड, अर्जित, इनबॉर्न जन्म से, बोथ एक्वायर्ड और इनबॉर्न, नॉन ऑफ द एबव। तो माय डियर, हैबिट आदत जो होता है एक्वायर्ड होता है, यानी उपार्जित होता है, उसे अर्जित किया जाता है, समझ लीजिए, उसे जन्म से ही ये नहीं मौजूद होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही होगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, फ्लूइड इन स्क्रोटम इज कॉल्ड, यानी जो वृषण कोश होता है उसमें तरल होना क्या कहलाएगा, फिमोसिस, हाइड्रोसिल्स, ठीक है, कॉर्डी और एपिस्पेडियास, ठीक है। तो स्क्रोटम में फ्लूइड होना है हाइड्रोसिल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूँ, 22 नंबर क्वेश्चन है, द नर्व इज रिलेटेड टू द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। कहता है द नर्व रिलेटेड टू सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। कहता है कि द नर्व रिलेटेड यानी वह नर्व रिलेटेड है टू द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, ह्यूमरस यानी ह्यूमरस, नेक ऑफ ह्यूमरस यानी गर्दन जो ह्यूमरस होता है उससे संबंध है, वह कौन सा नर्व है जिसका संबंध नेक के ह्यूमरस से होते हुए आपको है, रेडियल नर्व, ठीक है। यहाँ पे देखिए म्यूकोलोक्टेनिशियस नर्व, अल्नर नर्व और एक्सिलरी नर्व, कौन सा नर्व है जो ह्यूमरस, नेक ऑफ ह्यूमरस से साथ रिलेटेड है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक्सिलरी नर्व, ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर क्वेश्चन है, विच मिनरल प्रिवेंट टूथ डीके। कहता है दंत क्षय से कौन सा खनिज जो है बचाता है, ठीक है। तो दंत क्षय से कौन सा खनिज बचाता है, आयोडीन, जिंक, फ्लोराइड, आयरन। तो फ्लोराइड जो है आपको दंत क्षय, टूथ डीके से बचाता है, ठीक है। 24 है,
कैल्सीटोनिन इज ट्यूमर मार्कर फॉर विच टाइप ऑफ सर्किनोमा, जो है यहाँ पे थायराइड। कहता है कैल्सीटोनिन इज ट्यूमर मार्कर, कहता है कैल्सीटोनिन ट्यूमर मार्कर है किस प्रकार के सर्किनोमा थायराइड के लिए, फॉलिक्यूलर, पैपिलरी, ठीक है, एनाप्लास्टिक और मेडुलरी, किसके लिए है? तो ऑप्शन नंबर डी मेडुलरी, समझ गए। मेडुलरी सर जो कैल्सीटोनिन ट्यूमर है वो मेडुलरी प्रकार के जो है कार्सिनोमा थायराइड आपको होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है 25 नंबर है बेंस जोन्स प्रोटीन आर डेरिवाइड फ्रॉम, कहता है बेंस जोन्स प्रोटीन जो है कि डेरिवाइड फ्रॉम यानी किससे जो है ये बनता है, ठीक है, तो अल्फा ग्लोबिन से, बीटा ग्लोबिन से, गामा ग्लोबिन से, डेल्टा ग्लोबिन से। तो बेंस जोन्स प्रोटीन जो है किससे जो है उत्पत्ति होता है? 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी, गामा ग्लोबिन से बेंस जोन्स प्रोटीन्स, ठीक है, ऑप्शन सी याद रखिएगा। 26 नंबर है व्हाट इज द टर्म यूज फॉर सिक्रेशन फ्रॉम द ब्रेस्ट विच स्टार्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कहता है प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट से जो सिक्रेशन होता है, स्राव होता है, उससे हम लोग किस रूप में जो है हम लोग जानते हैं? लोकिया, कोलोएस्ट्रम, लैक्टोजेनेसिस, गैलेक्टोजेनोसिस, किस रूप में जानते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क जो स्रावित होता है ड्यूरेशन प्रेगनेंसी, उसे कोलोएस्ट्रम कहते हैं, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 27 है हाइपोडर्मल इंजेक्शन इज एल्सो नोन एज, आपको पता होगा, मैं कई बार पढ़ा भी चुका हूँ, ठीक है ना, कि हाइपोडर्मल इंजेक्शन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ये पिछला क्लास में भी हुआ था, तो आप लोग कमेंट करके बताइए, समझ गए। चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन है डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट रिजल्ट में क्या आएगा? अगर आयोडीन का कमी है, ठीक है ना, पोषण में अगर आयोडीन, आहार में अगर आयोडीन की कमी है तो परिणाम क्या होगा? हाइपोथायराइड, सिंपल ग्वाइटर, हाइपोपैराथायराइड, हाइपरथायराइड। अब देखिए सब के सब यहाँ पे थायराइड से ही रिलेटेड है, तो कन्फ्यूजन हो जाएंगे भाई, हाइपोथायराइड होगा, सिंपल ग्वाइटर होगा, या हाइपोपैराथायराइड हो जाएगा, या हाइपरथायराइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बड़ी आसान क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है? ग्वाइटर, घेघा रोग, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 29 है विच पोजीशन इज प्रीफियर फॉर डिलीवरी, डिलीवरी के लिए कौन सा जो स्थिति होता है प्रीफियर किया जाता है? सुपाइन पोजीशन, डोर्सल पोजीशन विथ 15 डिग्री लेफ्ट लैटरल और लैटरल पोजीशन, क्या होगा? तो बीच पोजीशन प्रीफियर फॉर डिलीवरी, तो डोर्सल पोजीशन होगा 15 डिग्री लेफ्ट लैटरल के साथ, ओके। आगे बढ़ता हूँ, आगे है 30 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि फीचर ऑफ इम्पेयर फैट एब्जॉर्प्शन, कहता है कि जो गलत आपके वसा होते हैं, जो नुकसानदायक वसा है, उसका अवशोषण कौन सा लक्षण को दर्शाएगा? देखिए बॉडी में दो है, एक है बैड कोलेस्ट्रॉल और एक आपका होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। तो गुड कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए अच्छा फैट बनाएगा, ठीक है, और जो बैड होगा वो बैड फैट बनाएगा, जो कि हार्ट रोग ये सब करता है। तो यहीं पे वही पूछ रहा है इम्पेयर्ड फैट यानी गलत फैट, गलत वसा का अवशोषण कौन सा लक्षण दिखाएगा, ठीक है। एस्टिरोरिया, ठीक है, एस्टिटोरिया, इरिटेबिलिटी, एनोरेक्सिया एंड एनीमिया। तो माय डियर 30 का होगा एस्टोटोरिया, ठीक है ना। एस्टिटोरिया जो होगा वह इम्पेयर फैट ऑब्जर्वेशन का एक लक्षण है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ 31 का क्वेश्चन है कॉमनेस्ट हिस्टोलॉजिकल टाइप ऑफ इसोफेगल सर्किनोमा, कहता है कॉमन, सबसे कॉमन जो है हिस्टोलॉजिकल, सबसे कॉमन टाइप क्या है इसोफेगियल सर्किनोमा का? एडिनो सर्किनोमा, लियोमायोसर्किनोमा, एडिनो स्क्वैमस सर्किनोमा और स्क्वैमस सेल सर्किनोमा। तो हमसे यहाँ पे पूछ रहा है भाई बताओ आप कि कॉमनेस्ट हिस्टोलॉजिकल टाइप क्या है इसोफेगियल सर्किनोमा का? तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एडिनो सर्किनोमा सबसे सामान्य जो है प्रकार है, ठीक है, एडिनो। 32 है वायरल हेपेटाइटिस विच डेवलप ऑन कंज्यूमिंग कंटोनेंट फूड वाटर, कहता है हेपेटाइटिस तो वायरल ही होता है, लेकिन पूछ रहा है कंजम्पिंग, देखिए कंज्यूमिंग कंटेने देख लीजिए
कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी दूषित भोजन और जल के कंजप्शन से, लेने से कौन सा जो है हेपेटाइटिस होता है, हमसे ए पूछ रहा है। ठीक है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी। तो राइट आंसर क्या होगा, हेपेटाइटिस ए। ठीक है ना, आप दूषित भोजन और जल लेते हैं तो उससे हेपेटाइटिस ए हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 33 है, कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ टीओएफ। टीओएफ मतलब होता है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट यह एक जन्मजात बच्चा में होने वाला हृदय रोग है जिसमें दिल में छिद्र जो है आपको पाया जाता है, समझ लीजिए। तो इसका सिम्टम्स पूछ रहा है क्या होता है। तो देखिए, चाइल्ड एडॉप्ट सपाइन पोजीशन, समझ लीजिए, समझ गए, समझ लीजिए। चाइल्ड प्रीफियर स्क्वेटिंग पोजीशन, चाइल्ड प्रीफियर प्रोन पोजीशन, एल ऑफ द एबव। तो एक बच्चा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ टीओएफ, यानी एक विशेष लक्षण है टीओएफ का कि बच्चा जो है, बच्चा प्रीफियर किया जाता है स्क्वेटिंग पोजीशन में। ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। ठीक है, आगे है 34 नंबर है हांसेंज डिजीज इज अनोदर नेम, यानी हांसेंज डिजीज को अनोदर किस नाम से जानते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, एड्स, लेप्रोसी, रिकेट्स। तो क्या होगा, राइट आंसर जो होगा कौन सा होगा, राइट आंसर बी होगा, लेप्रोसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 35 है व्हाट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा टू फीटल सर्कुलेशन। कहता है वह कौन सा मतलब कहा जाए वाहिका है जो ऑक्सीजनेट ब्लड को प्लेसेंटा से फीटल तक ले जाता है, यानी प्लेसेंटा से भ्रूण तक जो ऑक्सीजन वाला ब्लड ले जाता है वो कौन सा वाहिका ले जाएगा, अम्बिलिकल आर्टरी या अम्बिलिकल वेन या यूटेराइन आर्टरी या यूटेराइन वेन, कौन सा ले जाएगा। तो 35 का राइट आंसर होगा बी, अम्बिलिकल वेन। अब अम्बिलिकल में जो है आपके तीन जो है यहाँ पे अम्बिलिकल में क्या होता है, वाहिका होता है। दो जो होता है आर्टरी होता है और एक होता है वेन। तो प्लेसेंटा से जो शुद्ध रक्त ऑक्सीजन वाला ब्लड प्लेसेंटा से, ये प्लेसेंटा है और इधर भ्रूण है, ठीक है, ये भ्रूण है। तो प्लेसेंटा से जो ब्लड आएगा ऑक्सीजनेट बच्चा में भ्रूण में, वह अम्बिलिकल वेन से आएगा। ठीक है, और यहाँ से अशुद्ध रक्त जो है अम्बिलिकल आर्टरी से जो है इधर की तरफ प्लेसेंटा की तरफ जाता है, समझ लीजिए। 36 नंबर है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए पॉजिटिव इमोशन, इनमें से सकारात्मक जो है मनोभाव इमोशन कौन सा है, एंगर, एफेक्शन, जिलियस, हियर हियर हियर। ठीक है, 36 देखिए, तो 36 का जो राइट आंसर होगा एंगर, दुखी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका होगा फियर होगा, हियर नहीं होगा। ठीक है ना, जिलियस और फियर ये तीनों नाम से ही लग रहा है कि भाई निगेटिव चीज़ें हैं, लेकिन एफेक्शन जो लगाव होता है ये आपके पॉजिटिव होता है, समझ गए। आगे बढ़ता हूँ, आगे है यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ ए वर्कर इज बेस्ड ऑन। अभी मैंने बताया कि परफॉर्मेंस अप्रेजल वर्कर इज बेस्ड ऑन, यानी किसी भी कामगार का जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है किस पर बेस होता है। ठीक है, एबिलिटी वर्कर, एबिलिटी ऑफ वर्कर यानी जो काम करने वाला है उसका क्षमता, मोटिवेशन बेस होता है, इन्वायरमेंटल बेस होता है, या ऑल ऑफ द एबोव होता है, क्या होता है। तो माय डियर इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द एबोव होगा। किसी भी काम करने वाला का जो परफॉर्मेंस होता है, उसका जो काम निकलता है, जो परफॉर्मेंस होता है, वह उसके तीनों पर बेस होगा, उसके एबिलिटी पर भी, उसके मोटिवेशनल पे भी, और उसके इन्वायरमेंटल कैसा है, ये सब तीनों पर बेस होगा। तो इसलिए आप किसी भी एम्प्लॉयज़ का अगर परफॉर्मेंस देखते हैं तो उसका परफॉर्मेंस को जो प्रभावित करने वाला चीज़ें हैं वो ये तीनों होगा, तीनों पर बेस होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे माय डियर 37 हो गया। 37 के बाद 38 है। 38 कहने का मतलब है यहाँ पे कि रेमेडीज ऑफ, देख लीजिए, रेमेडीज ऑफ नजल स्टफनेस ऑफ्टन कंटेन विच वन ऑफ द फ्लोइंग ड्रग। कहता है कि रेमेडीज फॉर नेजल स्टफनिंग, यानी कोई व्यक्ति नाक, जो नाक होता है नक्सीर, नक्सीर नेजल स्टफनिंग, इससे जूझ रहा है। ठीक है,
तो वह कौन सा कंटेन है, सामग्री है जिसका हम उपयोग जो है नाक के लिए करते हैं। अगर कोई नाक से जूझ रहा है, नाक के समस्या से जूझ रहा है, तो उसके लिए हम कौन सा रेमेडीज उपयोग करेंगे, कौन सा दवाई, ठीक है। एट्रोपिन, एपेनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन और फेनाइल एपिनेफ्रीन, ठीक है। कौन सा होगा? तो राइट आंसर होगा फिनाइल एपिनेफ्रीन, ठीक है। फिनाइल एपिनेफ्रीन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, याद रखना है। 39 है यहाँ पे माय डियर, कहता है कंजुगेटेड यहाँ पे हाइपर होगा। कंजुगेटेड हाइपर बिलोबिरिमिया इज सीन इन, कहता है कंजुगेटेड जो हाइपर बिलोबिरिमिया है वह किस में देखा जाता है? गिलबर्ट सिंड्रोम में, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, क्रीगलर नजर सिंड्रोम में, या डबिन जॉनसन सिंड्रोम में? किस में देखने को मिलता है माय डियर? तो ऑप्शन नंबर डी, डबिन जॉनसन सिंड्रोम में जो है आपको कंजुगेटेड हाइपरबिलुबिरिमिया देखने को मिलता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 40 नंबर है, केराटाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ। देखिए आप एग्जाम में जाएंगे ना स्टाफ नर्स के, तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसको देखते मात्र आप जवाब दे दीजिएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होंगे जिसको आपको सोचना पड़ेगा। रहेगा एक ही लाइन का, लेकिन आप कंफ्यूज करिएगा, सोचना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे थ्योरिकल क्वेश्चन भी रहेगा कि रहेगा तो आसान, लेकिन आप सोचते रह जाइएगा। तो बेसिकली केराटाइटिस इन्फ्लामेशन जो होता है वह आपका किसका होता है? तो वो आपका कॉर्निया का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ओके। आगे है यहाँ पे माय डियर 41 नंबर का है, देख लीजिए। 41 नंबर का क्वेश्चन है कि फ्लोबिंग सेल ऑफ रेस्पिरेटरी ट्री आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ सरफेक्ट मटेरियल, कहता है जो हम लोग श्वसन लेते हैं ना, तो श्वसन के जो अलग अलग नली है, ब्रांचेज है, उस सरफेस पर मटेरियल का जो सिक्रेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वह कौन सा सेल होता है? जैसे हम लोग जानते हैं श्वसन करते हैं तो वह कहीं ना कहीं एक नली से जाता है और वह दोनों फेफड़ा में बट जाता है, और दोनों फेफड़ा में भी एकदम सूक्ष्म तरीके से नली होता है, ठीक है। तो उसमें उसमें चिकनापन नली में बना रहे, तो वह कौन सा सेल है जो सिक्रेट करता है उस नली के सतह पर मटेरियल? देख लीजिए, न्यूमोसाइट टाइप 1 सेल, न्यूमोसाइट टाइप 2 सेल, ब्रश सेल और एल्वोलर माइक्रोफेज, ठीक है। तो माय डियर आपको मैं बता दूं, इसका राइट आंसर जो होगा कौन सा होगा? 41 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। न्यूमोसाइट टाइप 2 सेल जो होता है वह सरफेस पर जो है मटेरियल को सीक्रेट करता है, ठीक है ना। 42 है, पर्पज ऑफ थ्रोट इरिगेशन एंड गार्गिल, कहता है गले को इरिगेट करना और गार्गिल करना का उद्देश्य क्या होता है? टू ट्रीट इन्फ्लामेशन, टू रिलीव कंजेशन, टू रिमूव कलेक्टेड सिक्रेशन फ्रॉम द थ्रोट, ऑल ऑफ द एबोव, ठीक है ना। तो राइट आंसर गले का गार्गिल करना, इरिगेट करना, इनमें जो उद्देश्य होगा, तीनों उद्देश्य होगा। इन्फ्लामेशन को ट्रीट भी करना, रिलीव कंजेशन, खराश से जो है रिलीव करना, रिमूव कलेक्टेड सिक्रेशन फ्रॉम द, अगर थ्रोट में कोई कलेक्शन जमा है सिक्रेशन का तो उसको भी निकालना, इस तीनों जो है उद्देश्य होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर है, कहता है लेसन ऑफ एब्डुलसेंट, देख लीजिए, लेसन ऑफ एब्डुलसेंट नर्व कॉज पैरालाइज ऑफ द फ्लोबिंग मसल्स ऑफ आईबॉल, कहता है एब्डुलसेंट नर्व का लेसन बनना यानी वहाँ पे घाव बनना पैरालाइज का कारण बनता है। किस मसल्स के कारण? किस मसल्स के कारण? सुपीरियर रेक्टस, लैटरल रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक, कौन सा मसल्स के कारण जो है ये चीज़ें होता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर जो होगा लैटरल रेक्टस। लैटरल रेक्टस आँख का एक ऐसा मसल्स है जो अब्डुलसेंट नर्व में लेसन बनने से पैरालिसिस तक हो सकता है, ठीक है, याद रखना है। 44 है, हिस्टामिन कॉज, हिस्टामिन किसके कारण होता है? देखिए हिस्टामिन किसके कारण होता है? डिक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी, डिलेशन ऑफ स्मॉल वेसल्स, ब्रोंकोडिलेशन एंड डिक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, कहता है हिस्टामिन जो होता है वह डिलेशन ऑफ स्मॉल वेसल्स यानी स्मॉल वेसल्स में विस्तारण डिलेशन के कारण ये हिस्टामिन होता है, ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन है, गैस गैंग्रीन इज कॉज बाय, गैस गैंग्रीन जो है किसके कारण होता है?
फ्यूसोबैक्टीरियम के कारण, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण, स्यूडोमोनास ऑरिजिनोसा के कारण, और यहाँ पे देख लीजिए क्लोस्ट्रीडियम परफ्यूजेंस के कारण। तो गैस गैंग्रीन किसके कारण होता है सब लोग जानते हैं, एक देख लीजिए क्लोस्ट्रीडियम परफ्यूजेंस के कारण ये आपका होता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। 46 है द टिपिकल रेड करेंट जेली स्टूल इन सीन इन, कहता है ए टिपिकल रेड करेंट जेली स्टूल, यानी रेड करेंट जेली टाइप का जो स्टूल होता है किस में देखा जाएगा, पेप्टिक अल्सर में, ठीक है, अपेंडिसाइटिस में और वोल्वल्स में और इंटूसेप्शन में। देखिए होता क्या है, रेड करेंट, ठीक है ना, अगर रेड स्टूल होता तो हम बता देते कि भाई पेप्टिक अल्सर में होगा, ठीक है, क्योंकि पेप्टिक अल्सर में ब्लड जाता है तो मल में ब्लड का संभावना बना रहेगा। लेकिन रेड करेंट जेली स्टूल का मतलब होता है इंटूसेप्शन। इंटूसेप्शन का मतलब होता है आंत का आंत पर चढ़ जाना या एक आंत का हिस्सा दूसरे आंत में प्रवेश कर जाना, इंटूसेप्शन वही होता है। समझ रहे हैं? चलिए आगे है 47 नंबर, विच हेपेटाइटिस इज मोस्ट डेंजरस इन प्रेगनेंसी। कौन सा हेपेटाइटिस होता है जो डेंजरस होता है प्रेगनेंसी में, हमसे यही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस ई। देखिए प्रेगनेंसी में जो डेंजरस आपका हेपेटाइटिस होता है वह कौन होगा, तो वो जो होगा अपन वो ऑप्शन नंबर डी होगा, हेपेटाइटिस ई। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 48 है, कह रहा है कि द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज नोन एज। वह कौन सा जो है इंस्ट्रूमेंट है जो ब्लड मापने में काम आता है, थर्मामीटर, स्फेग्नोमैनोमीटर, प्रोक्टोस्कोप, सिम्स स्पेकुलम। थर्मामीटर टेम्परेचर, प्रोस्टोस्कोप आपको मलाशय का जांच करता है और स्फेग्नोमैनोमीटर रक्त का जांच करता है। ठीक है, तो देखिए कोई कोई क्वेश्चन देख रहे हैं एकदम आसान आ रहा है, तो इस प्रकार से सब एग्जाम में आता है। एम्स ऐसा नहीं है कि एम्स में सारे क्वेश्चन हार्ड ही होते हैं। 49 है, रेज सीरम एमाइलेज लेवल आर यूज टू डायग्नोसिस। कहता है सीरम एमाइलेज का लेवल बढ़ जाना किसका उपयोग में, किस डायग्नोसिस के उपयोग में किया जाता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, डिजेनरेटिव डिजीज, एक्यूट कोलिसाइटिस, एक्यूट पैंक्रियाटिस। ठीक है, तो 49 का ऑप्शन डी होगा, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। सीरम एमाइलेज का बढ़ना, लेवल बढ़ना, यह डायग्नोसिस किस में किया जाता है, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में। ठीक है, 50 नंबर का क्वेश्चन है माय डियर, यहाँ पे कहता है ऑस्मेटिक फ्रैजिलिटी इज इंक्रीज इन, यानी ऑस्मेटिक फ्रैजिलिटी किस में बढ़ता है, सिकल सेल एनीमिया में, थैलेसीमिया में, हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस में, क्रॉनिक लीड पॉइजनिंग में। ठीक है, तो 50 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस में ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी जो है बढ़ जाती है। ठीक है, याद रखना है। तो इस प्रकार से आप लोग देखिए यहाँ पे, तो इस प्रकार से आज मैंने 50 क्वेश्चन कराया। मैं तो लेकर आया था 60 से ज़्यादा क्वेश्चन, लेकिन वीडियो 12 हो जाएगा, तो इसलिए मैं 50 क्वेश्चन ही करा कर यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आपसे ये विनती ज़रूर करेंगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए। हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने का प्रयास करते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, वो भी हायर संस्थान में पूछे गए क्वेश्चन। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।